इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो बेहद संवेदनशील, जटिल और दर्दनाक है। 1984 का स्वर्ण मंदिर हमला, जिसे हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। देखिए, ये कोई मामूली पुलिस एक्शन नहीं था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ था जहां राजनीति, धर्म और सेना, ये तीनों चीजें एक साथ आ टकराईं। तो आज अलग अलग आधिकारिक और स्वतंत्र स्रोतों के आधार पर हम पूरी निष्पक्षता से उन हालात और सैन्य कार्रवाइयों को डिकोड करेंगे जिन्होंने एक पूरे समुदाय और हमारे देश को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे 1984 तक के सफर से, फिर समझेंगे स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी को। इसके बाद हम इस घटना से जुड़े अलग अलग और अक्सर टकराते हुए दृष्टिकोणों को देखेंगे, फिर ऑपरेशन वुडरोज की बात करेंगे और आखिर में जानेंगे इस त्रासदी के स्थायी प्रभावों को। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, 1984 का सफर। आखिर इस पूरी त्रासदी की नींव रखी कैसे गई? अब आप देखिए, 70 के दशक का पंजाब पूरे देश में अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वहां धर्म और राजनीति इस कदर उलझ गए कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो गया। यह सब मुख्य रूप से एक धार्मिक प्रचारक जरनैल सिंह भिंडरावाले के उभार के साथ शुरू हुआ, जो बहुत तेजी से एक उग्रवादी नेता बन गए। उनके समर्थकों ने सिखों के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर हथियार जमा करने शुरू कर दिए और उसे एक किले में तब्दील कर दिया। अब पंजाब भर में हिंसा और हत्याएं बढ़ने लगी। जरा सोचिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत सरकार के सामने ये कितना बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा संकट था। एक तरफ एक पवित्र धार्मिक स्थल की मर्यादा दांव पर थी और दूसरी तरफ देश की अखंडता। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी। जब सारे राजनीतिक रास्ते बंद हो गए तो हालात ने एक भयानक सैन्य मोड़ ले लिया। इस टाइमलाइन को देखिए, चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी। 25 मई को पूरे पंजाब में लगभग 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए गए। 3 जून को, और ध्यान रहे, ये वो दिन था जब गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस था और हजारों तीर्थयात्री स्वर्ण मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। उसी दिन पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया और फोन लाइनें काट दी गई। हजारों आम श्रद्धालु अंदर फंस गए। 5 जून की शाम 7 बजे असल ऑपरेशन शुरू हुआ और जब सेना को अंदर भारी विरोध का सामना करना पड़ा तो 6 जून की आधी रात को अकाल तख्त पर टैंकों से हमला किया गया। 7 जून की सुबह तक भिंडरावाले मृत पाए गए और पूरा परिसर एक युद्ध के मैदान में बदल चुका था। सिर्फ इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 300। पता है ये क्या है? ये वो गोलियों के निशान हैं जो खुद स्वर्ण मंदिर की मुख्य इमारत पर गिने गए थे। ये नंबर चीख चीख कर बता रहा है कि क्रॉसफायर कितना भयानक था, जहां सबसे पवित्र स्थान भी इस विनाशकारी गोलाबारी से बच नहीं सका। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, अलग अलग दृष्टिकोण। जब धुआं छटा तो जो सच सामने आया वो हर किसी के लिए अलग था। इस रिसर्च जर्नल के एनालिसिस को अगर हम देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक ही घटना, लेकिन सेना के जनरलों, पत्रकारों और वहां मौजूद आम नागरिकों ने जो सच्चाई बताई वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। इसे आप सत्ता, राजनीति और व्यक्तिगत दर्द का एक बेहद उलझा हुआ जाल कह सकते हैं। अब सेना का नजरिया देखिए। ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बराड़ का स्पष्ट कहना था कि सेना का इरादा कभी भी अंधाधुंध फायरिंग करने का नहीं था। उन्होंने बताया कि शुरुआत में अकाल तख्त को बचाने के लिए स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया और लाउडस्पीकर पर समर्पण की चेतावनियां भी दी गईं। सेना के मुताबिक उन्होंने जान माल का नुकसान कम से कम करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अब जरा इस दूसरे अनुभव को सुनिए। एसजीपीसी सचिव भान सिंह, जो उस वक्त अंदर मौजूद थे, उनका ये बयान उस खौफनाक जमीनी हकीकत को बयां करता है जो आम नागरिकों ने झेली। भयंकर गर्मी, बिना पानी और बिजली के कमरों में बंद लोग प्यास बुझाने के लिए अपने पसीने से भीगे कपड़े निचोड़कर पीने को मजबूर थे। ये बताता है कि क्रॉसफायर में फंसे निर्दोष लोगों के लिए वो रातें कितनी अमानवीय थीं। ये तुलना आपको सब कुछ साफ साफ बता देगी। एक तरफ आधिकारिक तर्क है कि यह राज्य की अखंडता बचाने और उन चरमपंथियों को खत्म करने का जरूरी कदम था जिन्होंने श्रद्धालुओं को मानव ढाल बना रखा था। वहीं दूसरी तरफ नागरिकों का अनुभव है कि यह एक पवित्र स्थल का घोर अपमान था, जिसमें निर्दोषों को निशाना बनाया गया और उन्हें बुनियादी मेडिकल मदद और पानी तक से वंचित रखा गया। दोनों बातें एक ही घटना की हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब इन आंकड़ों को देखिए, क्या ये अजीब नहीं है?
भारत सरकार का आधिकारिक आंकड़ा कहता है कि 493 चरमपंथी और नागरिक मारे गए, लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसियों, लेखकों और चश्मदीदों के अनुमान देखिए। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का तो यहाँ तक मानना है कि ये संख्या 8,000 तक हो सकती है। ये वो धुंधलका है जहाँ इतिहास का सच शायद हमेशा के लिए कहीं खो गया है। और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, इस तरह के मानवाधिकार दस्तावेज बताते हैं कि इसका असर पूरी दुनिया में हुआ। वैश्विक स्तर पर सिख समुदाय ने इसे अपने धर्म के केंद्र पर सीधा हमला माना। सेना पर अत्यधिक बल प्रयोग के गंभीर आरोप लगे, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरी नाराजगी पैदा कर दी। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, ऑपरेशन वुडरोज और जवाबी हिंसा। क्योंकि कहानी ब्लू स्टार पर खत्म नहीं हुई थी, असली त्रासदी तो अब शुरू होने वाली थी। ब्लू स्टार के ठीक बाद शुरू हुआ ऑपरेशन वुडरोज। इसका मकसद ग्रामीण पंजाब में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन को कुचलना था। सेना ने गांव के गांव घेर कर तलाशी लेनी शुरू कर दी। हजारों की संख्या में सिख युवाओं और पूर्व सैनिकों को हिरासत में लिया गया। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? इस कठोर कार्रवाई ने डर पैदा करने के बजाय लोगों में विद्रोह की भावना को और ज्यादा भड़का दिया। और इसके बाद तो जैसे खौफनाक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। 31 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले के रूप में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। और इसके तुरंत बाद दिल्ली और उत्तर भारत में सिखों के खिलाफ भयानक संगठित जवाबी हमले शुरू हो गए। हजारों लोग रातों रात बेघर हो गए। ये भारतीय इतिहास का एक बेहद काला अध्याय था। 3100, इस नंबर को बस एक बार महसूस कीजिए। ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। ये उन सिखों की अनुमानित संख्या है जिन्हें महज कुछ ही दिनों के भीतर दिल्ली की सड़कों पर हिंसक भीड़ ने बेरहमी से मार डाला। ये बस एक भयानक मानवीय त्रासदी थी। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, इन सबका स्थायी प्रभाव। देखिए, ऐसी घटनाओं का असर रातों रात खत्म नहीं होता। पंजाब को इसके बाद दशकों तक उग्रवाद का सामना करना पड़ा। टाडा कानून के तहत करीब 70,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से सजा सिर्फ 1% को हुई। नफरत की जड़ें इतनी गहरी हो गईं कि दशकों बाद 2012 में लंदन में जनरल बराड़ पर जानलेवा हमला हुआ। हालांकि सिख समुदाय ने कार सेवा के जरिए अकाल तख्त को दोबारा बना लिया, लेकिन जो खाव समाज के मन पर लगे वो आज भी पूरी तरह से नहीं भरे हैं। तो फाइनली ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बेहद गहरे और चुभने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब धर्म, राजनीति और राज्य की ताकत एक दूसरे से टकराते हैं, तो एक देश उस इतिहास से कैसे आगे बढ़ सकता है जहां घाव ही उसकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। 1984 हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं रहता, वो लोगों के दर्द और उनकी यादों में जिंदा रहता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस पर विचार करना आज भी उतना ही जरूरी है।